हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बंदरवा की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको मेल करना होगा hereimkp@gmail.com पर, जहाँ पर आप पूरी वन दरोगा वाली पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वन जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। अब समय हिंदी में याद मत रखिए, इंग्लिश में याद रखिए। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, यानी कि फाउना और फ्लोरा। फ्लोरा मतलब क्या होंगी? पेड़ पौधे, और फाउना मतलब जंतु। साइट्स आपने नाम सुना होगा। तो पहले तो साइट्स के बारे में पहले परसिस्ट आपने बहुत सुने होंगे। परसिस्ट 1, परसिस्ट 2, परसिस्ट 3। तो परसिस्ट 1 के तहत उन प्रजातियों को सूची में शामिल किया गया है जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। साइट्स इन प्रजातियों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि यदि इनके आयात का उद्देश्य वाणिज्यिक नहीं है, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से नहीं है, तो इनके व्यापार में छूट दी जा सकती है। जैसे कोई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, तो उसके लिए आपको छूट मिल सकती है। परसिस्ट 2 की बात करें, दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, मैं ऐसे ही बताई दे रहा हूं। तो इसके तहत उन प्रजातियों की सूची को शामिल किया जाता है जिनके वर्तमान में तो विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी प्रजातियों के व्यापार को गंभीरता से नियंत्रित ना किया गया तो ये विलुप्त हो सकती है। इनमें समान दिखने वाली प्रजातियां भी शामिल हैं, अर्थात ऐसी प्रजातियां जिनके व्यापार किए जाने वाले नमूने संरक्षण कारणों से सूचीबद्ध प्रजातियों के समान भी दिखें, वो भी शामिल कर लिए गए। निर्यात परमिट या पुनर्निर्यात प्रमाण पत्र देकर इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंजूरी दी जा सकती है। ठीक है। और इसके बाद बात करें परसिस्ट 3 की, तो इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो, एक मिनट, कुछ मैसेज आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, बाद में देख लेंगे। तो इनमें एक ऐसी प्रजाति हैं जो कम से कम एक देश में संरक्षित हैं, कम से कम एक देश में संरक्षित हैं। साथ ही उस देश ने इन प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए साइट्स के अन्य पक्षकारों की मदद मांगी हो। केवल उपयुक्त परमिट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ऐसे प्रजातियों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति दी जाती है। इसके बाद बात करें साइट्स के जो पक्षकारों की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, तो ये COP नंबर 19 थी। ठीक है। पर्यावरण वाली COP 27 थी, कंफ्यूज मत होना। ये COP 19 किसकी है? साइट्स की है। तो साइट्स का आयोजन पनामा सिटी में संपन्न हुआ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसे विश्व वन्यजीव सम्मेलन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, WWC के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद इस सम्मेलन में क्या निकल कर सामने आया उनकी बात कर लेते हैं। तो मुख्य आउटकम्स के बारे में, तो सार्क एवं रे, वृक्षों, उभयचरों, कछुओं, कच्छपों की कई प्रजातियों और सॉन्ग बर्ड को साइट्स के संरक्षण में लाया गया है। इसके द्वारा कन्वेंशन के परसिस्ट 2 में सी ककम्बर कोई एक जीव है, समझे, कोई वनस्पति नहीं है। परसिस्ट 2 में सी ककम्बर, समुद्री खीरा को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। 2 किसको कहते हैं? जो विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन इनको अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो विलुप्त हो सकते हैं। उनको परसिस्ट 2 में रखा जाता है। 1 में रखा जाता है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। 3 में रखा जाता है कम से कम एक देश में संरक्षित हों उनको। और इस बैठक में भारत की पहल पर सीसम, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, डालबर्गिया सीसू से निर्मित वस्तुओं जैसे फर्नीचर इत्यादि की मात्रा को स्पष्ट करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया साइट्स की बैठक में। ठीक है। कच्छपों यानी कि कछुओं और ताजे पानी के कछुओं पर संकल्प दस्तावेजों में विशेष रूप से भारत के ऑपरेशन टर्ट सील्ड द्वारा हासिल किए गए सराहनीय परिणाम का भी उल्लेख किया गया। ऑपरेशन टर्ट सील्ड को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB के द्वारा शुरू किया गया है। हाथीदांत, जिसको आइवरी भी बोलते हैं, उसके लिए नियमित रूप से नियंत्रित व्यापार की अनुमति देने का प्रस्ताव विफल रहा, सफल नहीं रहा, विफल रहा। ठीक है।
इसके अलावा हाथी दांत के व्यापार को लेकर कड़ा विरोध करने के अपने दशकों पुराने रुख को त्यागते हुए भारत पहली बार मतदान से दूर रहा। 1989 में अफ्रीकी हाथी की पूरी आबादी को साइट्स की परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किए जाने के बाद हाथी दांत के व्यापार पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में नामीबिया, बोत्सवाना आदि सहित अन्य देशों की हाथी की आबादी को परिशिष्ट 2 में स्थानांतरित कर दिया, नामीबिया, बोत्सवाना वगैरह ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शीशम की। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत के प्रस्ताव में। यह 25 से 30 मीटर लंबाई तक बढ़ने वाला एक पर्णपाती वृक्ष है। याद रखना, पूछ सकते हैं। तो शीशम जो है वो एक पर्णपाती वृक्ष है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। यह पेड़ रावी से असम तक पूरे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीशम इस कन्वेंशन में परिशिष्ट 2 में शामिल है। परिशिष्ट 2 में शामिल है। भारतीय शीशम का उपयोग गहरे लाल रंग की टेबल, बेड, बुक शेल्फ या कुर्सियों को बनाने के लिए किया जाता है। इससे बनी ये सारी चीज़ें काफ़ी टिकाऊ होती है। कहा तो ये भी जाता है इसमें जल्दी दीमक नहीं लगती है। और शीशम पंजाब का राजकीय वृक्ष भी है। अब बात करें भारत और साइट्स के बारे में। तो परिशिष्ट 3 का व्यापक उपयोग। तो इधर आते हैं, कहाँ गया पेन। 1976 में साइट्स के अनुसमर्थन के बाद से भारत ने परिशिष्ट 3 में 39 वर्गीय या टैक्सा को सूचीबद्ध किया गया है। सूचियों के माध्यम से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा को एकत्र किया गया। इससे अधिक कठोर व्यापार नियंत्रण वाले एक भिन्न साइट परिशिष्ट बनाने के निर्णय को मजबूती मिली। ठीक है, साइट्स का मुख्यालय ये देख लीजिए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। उत्पत्ति क्या हुई है, विभिन्न सरकारों के बीच, अंतर सरकारी है तो अंतरराष्ट्रीय समझौता है। साइट्स को 1963 में IUCN यानी कि विश्व संरक्षण संघ के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए एक संकल्प के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। इस कन्वेंशन के व्याख्यान पर अंततः 1973 में वाशिंगटन में सहमति बनती है और 1975 में ये लागू की जाती है। भारत सदस्य है ही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और वनस्पतियों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में न डाले। साइट्स सचिवालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और इसके पक्षकार देश भी पूछ लेते हैं अगर, तो साइट के 184 पक्षकार देश हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें, यद्यपि साइट्स अपने पक्षकारों पर इंपॉर्टेंट बात है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, परंतु इसे राष्ट्रीय स्तर के कानून का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। साइट्स के सभी 184 पक्षकारों को उपस्थित होने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सभी निर्णयों पर मतदान करने का अधिकार है। साइट्स द्वारा कवर की जाने वाली प्रजातियों को संरक्षण की गंभीरता के अनुसार 3 परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है। कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तभी तो नियंत्रण लग पाएगा। अब बात कर लेते हैं माइक कार्यक्रम। हम आप सबको पहले भी बता चुके हैं वीडियोस में। तो हाथी की अवैध हत्या की निगरानी यानी कि माइक कार्यक्रम के बारे में, तो एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो हाथियों की मृत्यु दर के स्तर, प्रवृत्तियों और कारण को मापता है। माइक कार्यक्रम में भारत की 10 साइटें शामिल हैं। विशेष रूप से साइट्स के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों सहित भारत की सभी वन्यजीव प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सामूहिक रूप से इन प्रावधान के माध्यम से विनियमित किया गया। कौन कौन से? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992 के तहत एक्जिम नीति यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, EX एक्सपोर्ट, IM इंपोर्ट नीति और सीमा शुल्क अधिनियम 1962। वन्यजीव संरक्षण निदेशक भारत सरकार को भारत में साइट्स MA के प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में जिम्मेदारी ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 5 वैज्ञानिक प्राधिकरण भी नियुक्त किए गए हैं जो साइट्स के वैज्ञानिक पहलुओं पर साइट्स MA की सहायता करते हैं। कौन कौन से हैं? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों कोलकाता में स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हो जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी यानी कि मछली से संबंधित है अनुसंधान संस्थान CMFRI, ये कोचीन में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये कोयम्बटूर में स्थित है, IFGTB। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें
वन इसके अगले वीडियो में बात करेंगे वन्य जीव और संरक्षण के बारे में। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।